हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ के अध्याय 1 के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आज जो टॉपिक है उत्पादन के 5 साधन में एक साधन जो है पूंजी के बारे में हम लोग समझेंगे। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी यहाँ पे ध्यान देना है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी हम कह चुके हैं, जैसे खेती क्या कहता है, आधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि महंगा खाद लेना पड़ता है। सिंचाई करने के लिए पानी की ज़्यादा की आवश्यकता होता है, तो ज़्यादा पानी की सिंचाई की आवश्यकता होता है तो उसमें खर्च भी ज़्यादा होगा। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यानी अधिकांशतः किसान को क्या होता है कि उसको अगर खेती करना है तो उसके पास तो पैसा उतना रहता नहीं है। जो गरीब किसान है उसको उधार लेना पड़ता है। खेती के टाइम में फसल लगाने के लिए उसको उधार लेना पड़ता है, वह बड़े किसान से या साहूकार से। खेती के लिए क्या करते हैं, खेती में खाद, जुताई, सिंचाई, निकाई इत्यादि के लिए क्या करते हैं, वह बड़े किसान से या साहूकार से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर क्या होता है, ब्याज का दर जो होता है बहुत ऊंचा होता है। उसके बदले में जो ब्याज लेते हैं साहूकार, बहुत ऊंचे दर पर ब्याज वो लेते हैं और जो कि उनको चुकाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान देना ये है कि किसान किस प्रकार से अपने कृषि का उत्पादन करता है, कितना कष्ट सहकर के उत्पादन करता है। पूंजी के अभाव में उनका खेती जो है बिगड़ भी जाता है। उसी में से पालमपुर गांव के एक किसान हैं जिनका नाम है सविता। सविता के बारे में ये चर्चा किया गया है कि सविता जो है एक लघु कृषक है। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन, उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें वह गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। यानी सविता एक कृषक है, न ज़्यादा बड़ा है न छोटा है, उसको 1 हेक्टेयर ज़मीन है। वह क्या करना चाहती है, खेती करना चाहती है, उसमें गेहूं लगाना चाहती है। उसके लिए उसको गेहूं के बीज की आवश्यकता है, कीटनाशक की आवश्यकता होता है। ये सब खरीदने के लिए, मरम्मत औजार खरीदने के लिए, इन सब के लिए उसको नगद पैसा की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। यानी साधन जुटाने के लिए, खेती करने के लिए वो कम से कम उसको 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। सविता के पास तो पैसा है नहीं, वो गरीब किसान है। इसीलिए वह एक बड़ा किसान है गांव में जिनका नाम है तेजपाल सिंह।
से जा कर के कर्ज लेने के लिए जाती है। तेजपाल सिंह जो थे सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। यानी सविता गई तेजपाल सिंह के यहाँ 4 महीने के लिए तेजपाल सिंह ने 24%, कितना हाई यानी इंटरेस्ट, बहुत ऊंचा दर पर, ब्याज दर पर उसको यानी कर्ज देते हैं तेजपाल सिंह। किसको? सविता को, खेती करने के लिए। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। स्पष्ट है, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रति दिन पर काम करेगी। यानी सविता को तो 3000 रुपया ले लिया कर्जा 24% ब्याज पर, और यह भी उसको कहना पड़ा कि हम आपके खेत में डेली 1 दिन में 100 रुपये पर काम करेंगे। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। 100 रुपया बहुत कम है, यानी जहाँ 150 रुपया मजदूरी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, जहाँ 100 रुपया दे रहा है, तो कितना कम है मजदूरी। लेकिन उसका पैसा का ब्याज दर कितना है? बहुत ऊंचा है। और ये जो है बहुत ऊंचा है इसका पैसा का ब्याज दर। सविता जानती है कि अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों का भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज लेना बहुत कठिन है। सविता तेजपाल सिंह के यहाँ जाती है, 4 महीने के लिए कर्ज 3000 रुपया लेती है। उसका ब्याज दर जो होता है बहुत ऊंचा होता है, और यह भी उसको यानी मानना पड़ता है कि वह तेजपाल के खेत में 1 दिन का 100 रुपये पर काम करने के लिए बाध्य हो जाती है। यह जानते हुए उसको विवशता है लेना, क्योंकि उसको सरकार के यहाँ से जो कर्ज मिलता है, बैंक से जो कर्ज मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। उसका प्रक्रिया बहुत लेंदी होता है, इसीलिए वह बैंक का चक्कर नहीं काटती है, और वह गांव के साहूकार तेजपाल से जाकर के कर्ज ले लेती है। और अपने जिम्मेवारी को घर पर भी उसको काम करना पड़ता है। श्रमिक यानी बहुत बड़ा अपना जिम्मेवारी वो ले ली। आगे क्या होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। छोटे किसानों के विपरीत, जैसे छोटे किसान भी होता है, मझौले किसान और बड़े किसान को खेती से बचत होती है। देखिए, छोटे किसान को तो कोई बचत नहीं होता है। छोटा जो किसान है उसको तो आजीविका भी नहीं चल पाता, लेकिन मझौले यानी जो लघु है, मिडिल, जो मध्यम वर्गीय किसान है और बड़े किसान हैं, उसको खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप उसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। छोटा किसान को तो बचत नहीं होता है, उसको बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन जो मझौले किसान है, बड़े किसान है, उसको कुछ बचत हो जाता है अपने कृषि से, और वही बचत से वो क्या करता है, पूंजी की व्यवस्था कर लेता है। बीज की, खाद की, कीटनाशक की, सिंचाई की, कटाई की, निकाई की व्यवस्था खेती करने के लिए वह मझौले किसान और बड़े किसान कर लेते हैं। यानी इसी सिचुएशंस को आगे बताया गया है। अब तक की कहानी हमने उत्पादन के 3 कारक, देखिए उत्पादन के 3 कारक को हमने समझा। सबसे पहले भूमि के बारे में समझा, यानी 100 मीटर गुने 100 मीटर वर्ग स्क्वायर, 100 गुने 100 वर्ग स्क्वायर मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। श्रम और पूंजी तथा खेती, यानी उत्पादन के 5 कारक होता है, जिसमें से 3 क्या है, भूमि, श्रम और पूंजी। पूंजी भी अभी हमने समझा, तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। अब रिक्त स्थान है, इसको भरने का प्रयत्न करें। क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। देखिए, श्रम तो उपलब्ध है, जनसंख्या कितना है, बहुत जनसंख्या। तो जनसंख्या जब बहुत है
तो श्रम की श्रम भी बहुत मिलेगा, यानी क्या होगा, श्रम भी बहुत मिलेगा। अब ध्यान देना यह है, आगे क्या कहता है इसको देखिए, उपलब्ध कारक है। ऐसे उन लोग हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित है। ये या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, वे या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण काम नहीं मिलता है, काम सीमित हो जाता है, और जनसंख्या अधिक है तो यानी श्रम की मात्रा अधिक है। या डैश है, क्या है, भूमिहीन परिवार से है या छोटे किसान से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, या छोटे किसान है, क्या है, छोटे किसान, यहाँ पे बढ़ाएगा छोटे किसान। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बढ़ाएगा, छोटे किसान है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं, वही छोटा किसान है। सो श्रम के विपरीत देश उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है, यानी श्रम के विपरीत डैश उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। श्रम के विपरीत पूंजी देखिए, विपरीत मतलब उल्टा होता है। श्रम के विपरीत पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। जैसे देखिए, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से खेत जोत लीजिए। ट्रैक्टर क्या है, पूंजी है। अगर ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतते हैं तो अपना कुदाल से खेत ताम लीजिए। क्या कीजिए, कुदाल से खेत ताम लीजिए। कुदाल से खेत ताम लीजिए। तो श्रम यानी श्रम के विपरीत है कि कुदाल में श्रम लगता है। ट्रैक्टर जो मशीनरी है, पूंजी है, उससे भी ट्रैक्टर से कीजिएगा तो श्रम कम लगेगा नहीं, और ट्रैक्टर से नहीं कीजिएगा तो श्रम ज़्यादा लगेगा। यानी श्रम के विपरीत क्या होगा, पूंजी। श्रम के विपरीत पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र डैश है। कृषि भूमि का क्षेत्र डैश है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी, अब देखिए आगे क्या है, कृषि भूमि का क्षेत्र डैश है। कृषि भूमि का क्षेत्र पालमपुर है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी सीमित, लिखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कृषि भूमि का क्षेत्र सीमित है। क्या होगा, सीमित, यानी बहुत सीमित है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी डैश समान असमान। उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से, उपलब्ध भूमि भी यहाँ लिखिए असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, श्रम के विपरीत पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र सीमित है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और उनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से भी बेहतर नहीं है। ठीक है, उपलब्ध भूमि का अधिकतर प्रयोग करने के लिए किसान डैश और डैश उपयोग करते हैं। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान डैश और डैश का उपयोग करते हैं। श्रम और पूंजी का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा सकता है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान खाद बीज का उपयोग करती है। उत्तम खाद, उत्तम खाद, उत्तम बीज
उत्तम बीज, यहाँ होगा बीज का प्रयोग करती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका उपयोग करती है। खेती की आधुनिक विधियों में डैश की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मशीन की, खेती का जो आधुनिक विधि है इसमें मशीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यानी पूंजी की। मशीन बोले तो पूंजी, यहाँ पे मशीन होगा या पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसीलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। पूंजी को भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक कहा जा सकता है। देखिए, छोटे किसान के लिए क्या है, छोटे किसान के लिए पूंजी जो है बहुत यानी कठिनाई से मिलता है, इसलिए पूंजी को भी हम क्या कहेंगे, दुर्लभ कारक कहेंगे। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है। भूमि तो दुर्लभ है, भूमि में सीमित है तो दुर्लभ है, पूंजी भी दुर्लभ है छोटे किसान के लिए। बड़े किसान के लिए कम दुर्लभ है लेकिन दुर्लभ है। उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है, डैश प्राकृतिक संसाधन। एक मूल अंतर है, डैश प्राकृतिक संसाधन, जबकि डैश मानव निर्मित साधन है। देखिए, आपको भूमि जो है यहाँ लिखा है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी या मशीन मानव निर्मित है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, कुदाल हो गया या खाद, ये सब हो गया, ये मानव निर्मित है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है और पूंजी जो है मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। पूंजी को हम बढ़ा सकते हैं कमा करके, यानी एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर या पैसे की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम भूमि के जो एरिया है, क्षेत्रफल, उसको तो बढ़ा नहीं सकते। उतना का उतना ही क्षेत्रफल रहेगा भूमि का, यानी भूमि जो है से स्थिर है, पूंजी को हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से देखभाल करें। इससे आवश्यक है कि जो खेती में आवश्यक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन अन्य, उसका हम सही ढंग से देखभाल करें, उसको बचाएं, उसको यानी सही चीज़ में उपयोग करें और अनावश्यक उसका दुरुपयोग ना करें। तो ये हुआ आपका उत्पादन के पूंजी एक कारक है। पूंजी की क्या महत्ता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोगों ने देखा, इसको हमने भरा, ये कहाँ पे क्या सूटेबल शब्द आएगा। नेक्स्ट है हम लोगों को अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। पहले हम लोग समझेंगे इस अधिशेष क्या है। इस अधिशेष को हम लोग समझेंगे। देखिए, अधिशेष का मतलब होता है कि हम लोगों का जो अन्न का उत्पादन होता है, हम लोग जो अपने खेत से अन्न उत्पादन करते हैं और भोजन के लिए जो रखते हैं, भोजन के लिए जो अनाज रखते हैं, उसके अलावा जो बच जाता है वही अधिशेष कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई किसान जो है से 5 क्विंटल 500 केजी गेहूं का उत्पादन करता है। 500 केजी गेहूं का क्या करता है, उत्पादन करता है। इसमें से उसको अपने साल भर के लिए खर्च, एक वर्ष के लिए क्या करता है, एक वर्ष के लिए अपना स्वयं का खर्च, स्वयं का खर्च उसको 100 किलो है, 100 केजी है, तो 100 केजी उसका स्वयं का खर्च है। तो वो अपने स्वयं के खर्च के लिए 100 केजी रख करके बाकी बच गया 400 केजी, बाकी जो बचा 500 घटे 100, तो कितना हो गया 400 केजी जो उसको बचा, यही मात्रा जो है अधिशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिशेष। कृषि का अधिशेष यानी अन्न का उत्पादन का अधिशेष मात्रा यही 400 केजी। तो इसी अधिशेष की बात वह कह रहा है। अब देखिए ध्यान से, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, जो उसको अपने उपयोग की मात्रा के अनुसार रख लेता है, जो बच जाता है
वह क्या करता है, बिक्री करता है। कैसे बिक्री करता है, उसी चीज़ को समझाया है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों के प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं। ठीक है, हम बताए हैं अभी जस्ट। अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं, यानी जो कुछ रख लेते हैं, जो बच गया उसी को कहते हैं अधिशेष। गेहूं को क्या करते हैं, वह बेच देते हैं, बिक्री कर देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। जो छोटा किसान है या मझौले किस्म का, यानी 1 हेक्टेयर वाला, 1 हेक्टेयर से कम वाला जो किसान है, उसके पास कम अधिशेष होता है, क्योंकि उसको खाने में ही ज़्यादा लग जाता है, तो बचता भी है, नहीं भी बच सकता है, यानी 9 के बराबर जैसे, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम होता है, उनका उत्पादन कम होता है, छोटा किसान है। इसमें एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। एक तो कम उत्पादन होता है, उनमें उनको परिवार चलाने के लिए चाहिए, तो बचेगा क्या, थोड़ा मोड़ा बचेगा। इसीलिए क्या होता है कि मझौले किसान के पास कितना है, ज़्यादा ज़मीन होता है, बड़ा किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है। उनको उत्पादन करते हैं, उत्पादन में उनको जो भोजन की आवश्यकता होती है उतना ही होती है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने के कारण इनका अधिशेष की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाता है। यही बात करता है, गेहूँ की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूँ से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी को देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूँ खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों दुकानदारों को बेच देते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, गेहूं खरीदते हैं और आगे चल कर व्यापारी जाकर के दुकान में, जाकर के गांव में, शहर में जाकर उसको बेच देते हैं। अब तेजपाल की कहानी क्या करता है, तेजपाल क्या है, एक बड़ा किसान है, वह उसका समस्त भूमि में कितना होता है, 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अधिशेष मतलब अपना प्रयोग, अपना भोजन के लिए भोजन के लिए जो गेहूं रख लिया, उसको छोड़ करके उसके पास 350 किलो गेहूं अधिशेष यानी बचा हुआ है। अतिरिक्त गेहूं को वह क्या करता है, रायगंज बाजार जो है पालनपुर के बगल में, वहाँ जाके बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। ये 350 कुंटल गेहूं जा करके वो बेच देता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, अब लगाइए, तेजपाल बड़ा किसान क्या करेगा, वह खेती में लगाएगा और क्या करेगा, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा, घर अन्य वह देखेगा और सब। जैसे पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। पैसा बचेगा तो बैंक में जमा कर दिया तेजपाल, बड़ा किसान है। बाद में उसने इस पैसे का क्या किया, उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज दे दिया। बाद में पैसा बैंक में रख दिया, और छोटा किसान है या गरीब किसान है तो उसको कर्ज दे दिया, उच्च दाम पर, दुगना दाम पर कर्ज दे दिया। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी किया। कार्यशील पूंजी क्या, वही नगद पैसा से क्या करेगा, वो खाद खरीदेगा, आपको बीज खरीदेगा, सिंचाई करेगा, श्रमिक को मजदूरी देगा, ये सब उसका उपयोग करता है बचे हुए पैसा से। तेजपाल जो है, चाहे कोई बड़ा किसान जो है सो। आगे देखते हैं, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने की, उसने बचत का उपयोग अगले मौसम खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के भी करते। ये तो हो गया। इस वर्ष क्या किया तेजपाल सिंह, बचत से क्या किया, बचत के पैसा से हमें जस्ट बताए हैं, ट्रैक्टर खरीद लिया, खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, ट्रैक्टर खरीद लिया, तेजपाल सिंह बचत से एक और ट्रैक्टर, यानी पहले से उसके पास एक ट्रैक्टर है, लेकिन एक और ट्रैक्टर खरीद करके अपने पूंजी में वृद्धि कर लिया। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझौले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों के बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से कर लेते हैं। यानी बड़ा किसान और मझौला किसान क्या है, क्योंकि उनका अधिशेष ज़्यादा है और वो अधिशेष को बिक्री करके उससे जो बचत पैसा आता है उसको बैंक में जमा करते हैं, दूसरों को कर्ज देते हैं, ब्याज कमाते हैं, साथ ही अपने पूंजी में उसको प्रत्येक वर्ष वृद्धि करते हैं और साथ ही उसी पूंजी से वह खेती भी अगले मौसम के लिए खेती करते हैं। उसी पैसे से अगले मौसम में वह खेती करते हैं।
अब ध्यान दीजिए, कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। अब बहुत सारा किसान है वो पशुपालन करता है, ट्रक खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, ये सब में उसका प्रयोग करता है जो बचत होता है कृषि से। दुकान भी खोलता है, अपना बिजनेस चलाता है। ये सारी गतिविधि जो है, आर्थिक गतिविधि जो है, बड़े किसान और मझोले किसान करते हैं। अब आगे ये है जैसा कि हम देखेंगे इन सबके गैर कृषि कार्यों के लिए भी पूंजी कहते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब गैर कृषि जो कृषि कार्य में नहीं लगेगा, वैसी पूंजी जो कृषि कार्य में नहीं लगेगा उसको गैर कृषि कार्य कहेंगे। जैसे दुकान खोलना, ट्रैक्टर खरीदना, पशुपालन करना, ये सब गैर कृषि कार्य है। ये सब गैर कृषि कार्य में वो पैसा लगाते हैं, कृषि वाले पैसा ये लगाते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है कि पालमपुर में गैर कृषि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया जो है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, हमने देखा कि पालमपुर की खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पालमपुर में कृषि ही होता है, यानी टोटल हमें अब देखा था 450 परिवार है, 450 में 150 जो है से भूमिहीन है। तो बाकी जो बच गया 300 परिवार बच गया, ये कृषि पर ही आश्रित है। इसी में जो है से 260 जो है आपको मझौले किसान है। इसमें मझौले किसान कह सकते हैं, इसको मझौले किसान कह सकते हैं। और 40 जो है 240 मझौले है और 60 जो है आपको बड़ा किसान है। सब हम बताए हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने ये सब के बारे में बताया था, उसी के बारे में बताया गया है। पालमपुर के काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। पालमपुर में जितने भी कार्य होता है, जैसे 100 काम करते हैं तो उसमें 75 को होता है कृषि करता है और 25 को होता है गैर कृषि कार्य करता है। कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं वो काम करते हैं, यानी गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य में डेयरी, देखिए ये जो है प्रचलित है, ये कृषि से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम कहेंगे गैर कृषि कार्य। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। आज पशुपालन या दूध का कारोबार करने को ही डेयरी कहते हैं। डेयरी किसको कहते हैं? जो दूध का कारोबार करता है उसके लिए। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा, चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां दूर दराज के शहरों में, कस्बों में भेजा जाता है। पालमपुर में एक जानते हैं, शुरू से क्लास से, पिछले क्लास से ही हम चर्चा करते हैं, रायगंज है, रायगंज बाजार है, ठीक है। यह बहुत प्रचलित बाजार है पालमपुर का। उसमें गैर कृषि जो आर्थिक गतिविधि होता है उसमें एक डेयरी है। डेयरी में क्या होता है? डेयरी के अंदर पशु का पाला जाता है, पशुपालन किया जाता है और उसको दूध को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? रायगंज बाजार में जाकर के बेचा जाता है। तो दूध के लिए क्या होता है? हरा घास जानवर को खिलाया जाता है। बरसात के मौसम में ज्वार, बाजरा, जौ, जई जो भी उसका चारा है उसको खिलाया जाता है पशु को, और उसके दूध को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। वहाँ जाकर के रायगंज मार्केट में जाकर के उसको बेच दिया जाता है और वहाँ से पूरे गांव और शहर में वहाँ से दूध की सप्लाई हो जाती है। और जाकर के रायगंज में दूध संग्रहण जो अभी सेंटर जो होता है गांव घर में देखते हैं, सेंटर दूध वाला सेंटर जहाँ दूध मापा जाता है वो भी रहता है। शीतलन केंद्र कहाँ है? जहाँ की रख देने के बाद दूध कोल्ड स्टोरिंग होता है, दूध जो होता है से खराब नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। आइए चर्चा करें। चर्चा क्या करना है सो देखते हैं। देखिए, हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। 3 किसान के प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। 3 को किसान लिया, लेकिन
तीनों ने है जो अपने अपने खेत में गेहूं बोया, लेकिन उत्पादन अलग अलग। देखिए क्यों उत्पादन अलग अलग, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए स्तंभ 2, दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है, यानी प्रत्येक जो किसान है, तीनों किसान जो है से उपभोग करता है, समान मात्रा में उसका उपभोग करता है। जैसे सब पास गेहूं का उत्पादन तो अलग अलग करता है, लेकिन सबका खर्च जो है से 100 कुंटल यानी 100 किलो ही गेहूं सब खर्च करता है अपने घर के लिए, अपने उपभोग के लिए। देखिए स्तंभ 3, तीसरा किसान। इस वर्ष में समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दुगना होता है। यह भी मान लेना है, यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दुगना होता है। सारणी को पूरा करें। अब देखिए कैसे क्या क्या है देखते हैं, इसको ऊपर बढ़ा करके क्या करता है सो देखिए। इसको जरा सा जूम करते हैं, हल्का सा जूम करते हैं। 3 प्रकार के किसान हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला किसान का स्थिति देखिए, उत्पादन कर रहा है क्या, उत्पादन कर रहा है, एक कर रहा है वर्ष, पहला वर्ष में उत्पादन कर रहा है 100 किलो, और दूसरा वर्ष में उत्पादन कर रहा है 120 किलो। पहला वर्ष में 100 किलो। लेकिन यही जो है आपको आगे चल के क्या होता है, यही 2 किसान जो है उपभोग करता है कितना, उपभोग करता है 40 किलो पहला वर्ष में, और दूसरा वर्ष में भी 40 किलो उपभोग करता है। तो पहले वर्ष में इसका अधिशेष कितना हो गया, 80 किलो। इसका अधिशेष कितना हो गया, इसका अधिशेष हो गया 80 किलो, और इसका अधिशेष हो गया इसका हो गया 60 किलो, क्योंकि 40 घटेगा, और इसका अधिशेष हो गया 80 किलो। यानी पहला वर्ष में अधिशेष 60 किलो और दूसरा वर्ष में अधिशेष 80 किलो। अब आगे देखते हैं क्या है, अधिशेष उत्पादन उपभोग। अधिशेष कितना हुआ, 60 किलो। अधिशेष कितना हुआ, 60 केजी। ये 60 केजी अधिशेष हुआ पहला वर्ष में, अधिशेष 60 केजी, और अगले वर्ष के लिए पूंजी 60 केजी। अगले वर्ष के लिए पूंजी कितना हुआ, 60 किलो। अगले वर्ष के लिए पूंजी कितना रख लिया, 60 किलो रख लिया। अब देखिए अधिशेष कैसे हुआ, पहला वर्ष में अधिशेष कितना हुआ था, 60 केजी हुआ था। दूसरा वर्ष में कितना हुआ, 80 केजी। अब इस दोनों को जोड़िए, 0 और 6 14, 140 क्या किया, टोटल इसका अधिशेष हो गया। तो अगले वर्ष के लिए क्या, यानी अधिशेष उत्पादन उपभोग के लिए 60 किलो रख लिया, अगले वर्ष के लिए कितना किया, 60 किलो वो अगले वर्ष के लिए रख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है देखिए। 3 वर्ष का उदाहरण दूसरा किसान का देखिए कहानी क्या है। दूसरा किसान जो है प्रथम वर्ष में 80 किलो उत्पादन करता है और 40 किलो उपभोग करता है। पहले वाले किसान कितना ही वह उपभोग करता है, और अधिशेष उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए कुछ नहीं रखता है। उससे दूसरे वर्ष में 40 किलो फिर उपभोग कर लेता है, फिर तीसरे वर्ष में 40 किलो उपभोग कर लेता है। अधिशेष उसके पास नहीं बचता है, न अगले वर्ष के लिए वह क्या करता है, उसको कुछ यानी पूंजी के रूप में रहता है। तीसरा किसान का उदाहरण है, वह उत्पादन करता है 60 केजी और उपभोग 40 के लिए है, अधिशेष इसको भी कुछ नहीं बचता है। यानी इसमें यह हमको देखने को मिला, इस उदाहरण में हमको ये देखने को मिला कि सिर्फ पहला किसान को ही अधिशेष बचता है, सिर्फ पहला किसान को ही अधिशेष पूंजी खर्च कर उपभोग के लिए रखता है, अधिशेष के लिए भी बचता है। बाकी 2 किसान जो है ये और ये, इनको अधिशेष नहीं बचता है, उपभोग में ही सारी खर्च हो जाते हैं। अधिशेष नाम का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये गरीब किसान है, छोटा किसान है, ये किसान होंगे, बड़ा किसान होंगे ये वाले किसान। तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, देखते हैं। तीनों किसान को गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तीनों किसानों के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, उत्पादन जारी रख सकता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, कैसे जारी तो रखा ही नहीं। पालनपुर में
लघु स्तरीय निर्माण का एक उदाहरण। अब ध्यान दीजिए कि एक और ले लेते हैं, गैरार्थिक क्रियाएं क्या है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। पालमपुर में एक छोटा यानी मझौला किस्म का विनिर्माण है, कोई चीज़ का फैक्ट्री है जहाँ पे कोई चीज़ का निर्माण होता है, किसी भी चीज़ का, कोई वस्तु का निर्माण, तो उसके बारे में कुछ दिया गया है, उसको देखते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कोई चीज़ बन रहा है। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियां का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण का पारिवारिक परिश्रम सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। यानी पालमपुर में कुछ ऐसे 50 से कम लोग हैं जो क्या करते हैं, विनिर्माण के काम में करते हैं। विनिर्माण जो होता है परिवार स्तर पर भी करते हैं, उसमें श्रमिक का उतना मदद कभी कभार लिया जाता है, उतना मदद नहीं लिया जाता है। जैसे घर में कुछ छोटा मोटा कुछ बनाना, पंखा बनाना वगैरह वगैरह चीज़ें जो होता है वो सबका विनिर्माण से रिलेटेड पारिवारिक स्तर पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल की कहानी क्या है उसको देख लेते हैं। ये मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने का वाली एक मशीन खरीदी। मिश्री लाल किसान है, लेकिन एक गन्ना जो पेरने वाला जूस मशीन जो होता है उसको यानी खरीदा, जो बिजली से चलता है। यानी मिश्री लाल बिजली से चलने वाला गन्ना की मशीन, जूस पेरने वाला मशीन उन्होंने ले लिया और उसे अपने खेत में लगाया। अपने पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। पहले गन्ना पेरने का या दौनी करने का काम होता था बैल से, या सरसों का तेल जो निकाला जाता था कोल्हू से, कोल्हू में बैल को लगा दिया जाता था और उसी से क्या किया जाता था, सरसों तेल निकाला जाता। दौनी भी बैल से होता था। उसी प्रकार से वो गन्ना जो पहले परंपरागत रूप से गन्ना से जो जूस निकाला जाता था, बैल को मशीन में लगा दिया जाता था उसको चलाया जाता जिससे कि रस निकलता था। पर अब लोग इन मशीनों से करना बंद कर देते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गन्ना दूसरा किसान से भी गन्ना खरीदा, उससे क्या मीठा गुड़ बनाना शुरू करता है। मिश्री लाल अपना शुरू किया गैर कृषि कार्य। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। गुड़ बनाकर गुड़ बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। एक मिश्री लाल भी हैं जो कि गैर कृषि कार्य करते हैं, गुड़ बनाने का काम करते हैं। गुड़ की मशीन लिए खरीद करके और गुड़ को आगे बेच देते हैं। तो ऐसे एक मिश्री लाल भी एक किसान है। तो अभी मैंने गोविंद के बारे में पढ़ा, सविता के बारे में पढ़ा, मिश्री लाल के बारे में पढ़ा। ऊपर जो 3 किसान उसका उदाहरण लिया, सबका अलग अलग है। कोई कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कोई गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सब अपने अपने समस्या से जूझ रहे हैं। और सबका कृषि कार्य है। कोई पशुपालन में है, डेयरी का कार्य करता है जो गैर कृषि है। विनिर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, वो भी गैर कृषि है। आपको ये गन्ने वाला जो बिजनेस किए, ये भी गैर कृषि कार्य है। आगे हम लोग देखते हैं मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी। अब कितनी पूंजी की उसको जरूरत पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मिश्री लाल जो पूंजी खरीदा होगा, मशीन जो जूस निकालने की जो खरीदा होगा, तो क्या करेगा, उसका जो मशीन का जूस निकालने मशीन का जो रेट यानी दाम होगा, उसका जो दाम होगा वही उसको लगा होगा। साथ ही उसको गन्ना खरीदने में जो पूंजी, कच्चा माल खरीदने में जो पूंजी लगा होगा वो लगा होगा। गन्ना खरीदने में कच्चे माल की पूंजी, कच्चा माल खरीदने में जो पूंजी लगा हुआ, उसके बाद उसका मेहनताना ये सब उसको क्या लग रहा है, पूंजी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है, इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराएगा। इस कार्य में जो गन्ना पेराई, गन्ना के खेती में श्रम कौन है, जो छोटा किसान है। कहा है, छोटा किसान है या भूमिहीन है जिसके पास यानी काम नहीं है, यही सब जाकर के क्या करते हैं, इसमें श्रम की मात्रा यानी यहीं पे अपना श्रम बेचते हैं, वो श्रम देते हैं। कौन, छोटा किसान और भूमिहीन किसान। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल
क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है। इसमें ऐसे मिश्री लाल की कहानी में लाभ की चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जरूर यानी ये अर्थ लगा सकते हैं कि मिश्री लाल अपना लाभ इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ा रहा है कि उसको सीमित मात्रा में गन्ना मिलता रहा होगा। ऐसे उस कहानी में चर्चा नहीं दिया हुआ। गन्ना उसको सीमित मात्रा में मिल रहा होगा, या उसको मशीन खराब हो जाने से मशीन श्रम पूंजी की मात्रा श्रम की मात्रा अधिक लगाने से उसको और ज़्यादा खर्च अधिक बैठ रहा होगा, इससे उसका लाभ का मात्रा कम हो गया होगा। ये अनुमान लगा सकते हैं, और वगैरह बहुत सारे इसका कारण हो सकता है। क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकता है? हाँ, इसके बारे में सोचिए। जैसे गन्ना मशीन लाया है, गन्ना मशीन लाया, हो सकता है गन्ना मशीन तो ले आया, लेकिन गन्ना खरीदा, उसमें पेरने के लिए गन्ना खरीदा, और गन्ना में रस नहीं निकला। गन्ना जो था से सूखा था, या गन्ना सड़ा हुआ था, या मशीन ही खराब हो गया। उसका क्या हुआ? मशीन ही खराब हो गया, और उसको श्रमिक को मजदूरी देना पड़ा, अधिक मजदूरी देना पड़ा, लेकिन उससे रस की मात्रा जो है, गुड़ उतना नहीं बन पाया। इन सभी कारणों से हो सकता है कि उसका जो विक्रय जो होगा से क्रय मूल्य से कम दाम पर हो रहा होगा, इसीलिए वो हानि हो सकता है। इस स्थिति में भी उसको हानि हो सकता है। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? अब देखिए, गांव में तो पैसा क्या है, गांव में एक ही जगह कैसे भी, अगर गुड़ का वो उत्पादन करता है, मिश्री लाल गुड़ का उत्पादन करता है, तो मिश्री लाल गुड़ का उत्पादन करता है तो क्या करेगा? वो शहर में जाएगा, तो शहर में दूर दूर के आदमी क्या आते हैं, शहर में दूर दूर के आदमी आते हैं, जगह जगह के आदमी आते हैं, सब अपनी आवश्यकता के सामान यहाँ पे लेने के लिए, खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा यानी ग्राहक मिल जाता है, उसका मांग बढ़ जाता है, और अच्छे दाम पर। जब किसी वस्तु का क्या होता है, मांग बढ़ता है, तो उसका दाम अच्छा हो जाता है, अच्छे क्वालिटी के सामान भी मिलते हैं, इसलिए वह शाहपुर के व्यापारियों को वो बेचते हैं, और उचित मूल्य पर उनका गुड़ बिक जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और आने वाला नेक्स्ट क्लास में हम पालमपुर के दुकानदार जो कि गैर आर्थिक क्रियाएँ हैं, इस सब की चर्चा करेंगे। और अंत में आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल का विकास हो और आगे आप लोग को भी इससे फायदा मिलते रहे। धन्यवाद।